कभी कभी पापा 10% ब्याज पर पैसे लाकर भी स्कूल की फीस भरते थे। तो ये था कि कुछ तो बड़ा करना है। अब 1 साल बर्बाद हो चुका था, जा चुका था, लेकिन दिल्ली अब दूर नहीं था। दूसरे दिन वो 8-9 लड़के लेकर उसी ट्रेन में उसी बोगी में आ गया जहाँ पर मैं बैठी थी। अब वो आंखें जो मैंने एक दिन पहले उसको दिखाई थी वो मैं मोबाइल में गड़ा कर बैठी हुई थी। शादी नहीं करोगी तो ठीक है, फिर नौकरी मत करो, घर पर बैठो। बस यही है जो मुझ में है, यही मुझे आगे तक ले जा सकता है। बचपन में हर व्यक्ति का कुछ न कुछ बड़े करने का सपना होता है, ऐसा ही कुछ मेरा भी था। स्कूल में जब सर्दियों का सीज़न आता तो हम सब कोट पहनकर स्कूल जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। मैं जब भी तैयार होती और स्कूल वाला कोट पहनती तो अपने आप को शीशे में कई बार देखती, अलग अलग तरह से देखती, अलग अलग एंगल से देखती, कभी चलती कभी बैठ कर देखती और सोचती कि बड़े होकर ऑफिसर बनूंगी और ऐसे ही कोट पहनकर ऑफिस जाऊंगी। लेकिन ऑफिसर बनना भला इतना आसान तो नहीं होता है ना। हम सब चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें, लेकिन इतनी आसानी से हो नहीं पाता। और फिर वो लड़की जिसके 10th में फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स भी ना आए हो, जिसने मम्मी पापा का सपना 10th में तोड़ दिया हो, मार्कशीट में जो 2nd डिवीज़न से पास हुई हो, वो भला बड़ा बनने का सपना देखे तो कैसे देखे? इसका जवाब है ज़रूर देखे। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा वाजपेयी। बहुत बड़ी सी और बहुत कम आगे बढ़ने वाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं टीवी एंकर हूँ। आप मुझे टीवी पर देखते होंगे। वैसे तो मैं दिन में कई बार बहुत सारी खबरें, बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, लेकिन आज मेरे होंठ काँप रहे हैं, मेरे शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि मैं जोश टॉक के मंच पर आ चुकी हूँ। बचपन में मम्मी पापा ने सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आईसीएसई बोर्ड जो क्षेत्र का अपने आसपास का सबसे अच्छा स्कूल था। मम्मी का सिर्फ एक सपना था, बिटिया को फर्स्ट डिवीज़न पास कराएंगे 10th में और उसके बाद कुछ बड़ा बनाएंगे। नॉर्मल मम्मी हमारी जैसे आप सबकी नहीं जानती कि बड़ा बनाएंगे, लेकिन क्या बनाएंगे, बस कुछ बड़ा बनाएंगे। और यही सोचकर मैं भी आगे बढ़ती रही। कभी कभी पापा 10% ब्याज पर पैसे लाकर भी स्कूल की फीस भरते थे। तो ये था कि कुछ तो बड़ा करना है। जब 10वीं का रिजल्ट आया 59.6%, समझ सकते हैं आप, ये मेरी मेहनत की कमी थी जिसने मुझे तोड़ दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया। जब दूसरे दिन मेरे घर पर अखबार रोज़ आता है, मेरे पापा पढ़ते हैं, जब दूसरे दिन अखबार आया और वो बाहर था, सुबह जल्दी आ जाता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं अखबार छुपा देती हूँ, क्योंकि उस अखबार में बहुत सारे बच्चों की मेरे आसपास के तस्वीर थी जो 90%, 95, 99%, अब तो 99 तक आते हैं। मैंने सोचा इसको छुपा देती हूँ, मेरे पापा देखेंगे तो वो टूट जाएंगे कि आखिर इतने कम परसेंट के साथ में मेरी बिटिया क्यों। तो ऐसे में मेरे लिए मैं बहुत टूट गई। मेरी मम्मी भी टूट गई कि मेरी बिटिया फर्स्ट डिवीज़न से पास नहीं हो पाई। उस ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न का बड़ा क्रेज़ था, तो मुझे लगा कि अब शायद मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं कर पाऊंगी। खैर, आगे बढ़ी, 11th 12th किया। अब 12th के बाद सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति आती है। हर कोई सोचता है करें, बहुत कुछ करें, लेकिन क्या करें इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। मेरे पास भी नहीं था। घर में बड़े लोगों ने बीटेक किया था, बड़े भाई बहनों ने, कजन्स ने। मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ, कुछ बड़ा ही होगा अगर बड़ों ने किया है तो। अब लेकिन सवाल घर में भी, एक लड़की न सिर्फ बाहर बहुत सारी परेशानियों को झेलती बल्कि घर के भीतर भी असल परेशानियां होती हैं, वही मेरे सामने भी आ खड़ी हुई। मैंने सोचा मैं बीटेक करती हूँ, लेकिन घर वालों ने बोला कि जब 60% मार्क्स अगर आप 10th में लेकर नहीं आ पाए तो भला आप बीटेक कैसे कर पाओगे। अब ऐसे में क्या करूँ क्या ना करूँ करते करते 10th 12th के बाद का पूरा साल बीत गया। अब 1 साल बर्बाद हो चुका था, जा चुका था, लेकिन इस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस पूरे साल मैं भले कुछ कर नहीं पाई, लेकिन ये सोचती रही कि मैं क्या करूँ। मैंने अपने आप पर रिसर्च की कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर मैंने पाया कि नहीं, मैं बोल सकती हूँ, मैं सबसे अच्छा बोल सकती हूँ। क्योंकि कभी भी मुझे कोई कुछ कहता था, मैं बाकी की लड़कियों की तरह डरती नहीं थी, मैं चुप नहीं बैठती थी। वो भले ही मुझसे बड़े हों, मेरे घर के हों, बाहर के हों, मैं उनको जवाब देती थी। और मुझे लगा कि बस यही है जो मुझ में है, यही मुझे आगे तक ले जा सकता है। और फिर मैंने सोचा कि बोलने से जुड़ा क्या कुछ हो सकता है। मैंने नेट पर बहुत रिसर्च किया, मुझे पता चला कि पत्रकारिता, इसमें आप बोलकर बहुत कुछ नाम भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। और फिर मैंने ठान लिया कि मैं मास कम्युनिकेशन करूंगी। मास कम्युनिकेशन करना भी, मास कम्युनिकेशन होता क्या है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को आज ये पता भी नहीं होगा कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है। घर पर बताया मास कम्युनिकेशन करना है, मम्मी पापा को इसके डेफिनेशन से लेकर बहुत कुछ समझाना पड़ा। अब ऐसे में सवाल ये था कि मास कम्युनिकेशन करेंगे, एक छोटे शहर में मास कम्युनिकेशन जैसी चीज लोग जानते नहीं, तो भला उसके कॉलेज कैसे होंगे। तो ये बहुत बड़ी डील थी जिसके लिए मैंने आसपास
अपने आसपास के ज़िलों में देखा कि कहाँ से हो सकता है। मुझे पता चला कि लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है जो मास कम्युनिकेशन कराता है, जो पत्रकार बनाता है। अब बड़े बड़े सपने लिए हम भी चल दिए लखनऊ। लखनऊ आना भी इतना आसान नहीं था। लखनऊ आने के लिए रोज़ लगभग मुझे 120 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था, जो मैं ट्रेन के से तय करती थी। अब ट्रेन में भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता। ट्रेन में किस तरह के कई बार आप सब समझते हैं कि किस तरह के लोग ट्रैवल करते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ जब लोगों ने मुझे डराने की, मुझे पीछे करने की कोशिश की। मुझे एक बार याद, एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे साथ मैं जा रही थी, एक लड़का मेरे सामने बैठा हुआ था। उसने मुझे थोड़ा बुरी नज़र से देखा, तो मैंने उसको आंखें दिखाई। जब मैंने उसे आंखें दिखाई तो उसको बुरा लगा कि इस लड़की ने मुझे आंखें कैसे दिखा दी। उस दिन तो वो चला गया, लेकिन दूसरे दिन, क्योंकि मैं तो डेली ट्रैवल करती थी, मेरा कॉलेज था, दूसरे दिन वो 8-9 लड़के लेकर उसी ट्रेन में, उसी बोगी में आ गया जहाँ पर मैं बैठी थी। अब वो आंखें जो मैंने एक दिन पहले उसको दिखाई थी, वो मैं मोबाइल में गड़ा कर बैठी हुई थी, क्योंकि 8-10 लड़कों के सामने तो हर लड़की डर जाएगी। मैं भी डरी थी, लेकिन उसे पता नहीं चलने दिया कि मैं डरी। मैं बैठी रही और वो लड़के मुझे देखते रहे एकटक। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा, इतनी सारे लोग हैं, इतनी भीड़ है, मुझे क्या कर सकता है कोई। पर मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा जब एक अंकल बीच में खड़े हुए थे। उस लड़के ने बोला, अंकल जरा साइड हो जाइए, मुझे कोई दिख नहीं रहा है। और वो अंकल उस वक्त साइड हो गए। मुझे लगा ये भीड़ किसी के साथ नहीं होती, ये भीड़ किसी की नहीं होती। और उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे भीड़ के साथ कभी नहीं चलना है, मुझे भीड़ की तरह नहीं बनना है, मुझे भीड़ से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी है। और उस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे सबसे अलग बनना है, सबसे अलग, किसी के भी जैसा नहीं बनना। और उस दिन के बाद मैंने डरना छोड़ दिया। और जिस दिन से मैंने डरना छोड़ा, मैं लगातार सिर्फ आगे बढ़ी हूँ, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बिना डरे ही हम सबको आगे बढ़ना होता है। खैर, पत्रकारिता की पढ़ाई इस तरह से पूरी होती गई। कॉलेज में अच्छा करती थी तो लोग तारीफ भी करते थे, लेकिन पत्रकारिता की पढ़ाई तो हो गई थी। अब बारी थी नौकरी की। नौकरी कैसे की जाए? नौकरी में आप सबको पता होगा कि नौकरी आपकी सैलरी से जज की जाती है कि आपकी सैलरी कितनी है। और वो पढ़ाई जो मैंने 1,00,000-1,50,000 रुपए पर ईयर फीस देकर की हो, उसमें अगर आपको महज 3,000 रुपए इंटर्नशिप पर मिलते हैं तो आपके फैमिली वाले कहेंगे कि बेटा घर पर बैठ जाओ, क्योंकि 3,000 तो तुम डेली 100 किलोमीटर जाने में किराया लगा देती हो। बहुत बड़ी डील थी, लेकिन मेरे सपने उस डील से भी कहीं ज़्यादा बड़े थे। मुझे कुछ करना था, कुछ बनना था। इसलिए मैंने 3,000 रुपये में इंटर्नशिप ज्वाइन की, और जो करने मैं 6,000 रुपये का किराया लगा कर जाती थी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, मुझे कुछ बनना था। मेरे लिए पैसे बड़े नहीं थे, मुझे नाम कमाना था। पैसे बाद में कमाने थे, पैसे कमाने थे, पैसे हम सबकी ज़रूरत है, लेकिन नाम मुझे लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही सोचकर मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन की। इंटर्नशिप में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, लोगों को पसंद आया। भले ही जब मैं इंटर्नशिप के दौरान जाती थी, मेरे परिवार वाले, कुछ लोग होते हैं, जब आप बड़ी फैमिली से होते हो तो आपके पास बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करने वालों के साथ साथ बहुत सारे ताने मारने वाले लोग भी होते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। अब हुआ क्या कि मैं जब जाती तो बहुत से लोग, कई बार क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है, मीडिया एक ग्लैमरस फील्ड है, मैं वन पीस भी पहनती, मैं सब तरह के कपड़े पहनती, मैं फॉर्मल्स पहनती। ऐसे में जो मेरे रिश्तेदार थे वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के स्क्रीनशॉट ले लेते और बाद में मेरे पापा को दिखाते कि देखिए आपकी बेटी इस तरह के कपड़े पहने, क्योंकि मैं एक नॉर्मल से शहर से, नॉर्मल से ज़िले से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ओपन नहीं थी। खैर, एक वक्त, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी, मैं उन लोगों को जवाब नहीं देती, मैं इंतज़ार कर रही थी उस वक्त का जो उनको जवाब देने वाला था। मैं इसी तरह से इंटर्नशिप करती रही, 3 महीने बीते भी नहीं और लोगों को मेरा काम पसंद आया। जब उन्हें मेरा काम पसंद आया तो उन्होंने मुझे परमानेंट कर दिया। एक वक्त ऐसा आया जब मेरे जो सीनियर्स मुझे प्रमोट करते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं उनसे भी कहीं आगे बढ़ने लगी थी, तो उन्हें लगा कि ये तो हमें भी पिछाड़ देगी, तो उस वक्त उन लोगों ने मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर दी। हर जगह होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वहाँ पर फायरिंग चल रही थी और एक इंटर्न, एक फ्रेशर वहाँ पर बनी रहती है और मेरे जो सीनियर्स थे उन्हें फायर कर दिया जाता है। इसने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट किया। देखिए, हम सब अपने आसपास से ही सीखते हैं और मैंने जो कुछ भी सीखा है सिर्फ देख कर सीखा है, और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब भी यही करें। हुआ क्या कि फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ती चली गई। इस तरह बहुत अच्छा चल रहा था और उसके बाद एक दिन अचानक सोचा कि जिनको निकाला गया था वो तो कहीं और चले गए, मैं तो इसी जगह पर हूँ। मैंने फटाक से आगे बढ़ने की कोशिश की और मैंने सोचा कि अब मैं कहीं और अप्लाई करती हूँ। बैठे बैठे यूं ही रिज्यूम भेजा और ठीक 15 मिनट के बाद में मुझे इनविटेशन आ गया नोएडा का। अब
नोएडा के रास्ते दूर नहीं थे, यानी दिल्ली अब दूर नहीं थी। मैं दिल्ली पहुंची और दिल्ली में 2 सालों तक एक बड़े चैनल में, एक रीजनल चैनल में एंकरिंग करती रही। वो लोग जो मेरे अच्छे अच्छे ड्रेसेस में फ़ोटोज़ क्लिक करके अपने पास स्क्रीनशॉट्स रखते थे, वो अब वही स्क्रीनशॉट्स स्टेटस में लगाने लगे थे। वो अब जब मैं टीवी पर आती थी तो पड़ोसियों को बुलाकर दिखाने लगे थे। जवाब मैंने अपनी मेहनत से दिया था, मैंने अपने वक्त से दिया था। तो इस तरह से आगे बढ़ती रही, लेकिन लाइफ में सब कुछ आसानी से चलता रहे ये भला कैसे हो सकता है? लाइफ के अपने उसूल हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। कोरोना आया, मैं ठीक लॉकडाउन से 1 दिन पहले घर आई थी और उसके बाद मैं वहाँ पर घर पर ही रुक गई। मैं वापस नहीं जा पाई और काफ़ी लंबा वक्त हो गया, मेरी जॉब चली गई। अब वो लड़की जो दिन भर बोलती रहती हो टीवी पर, कभी कहीं कभी कहीं, वो लड़की लॉकडाउन में चुप होकर रह गई। जब सारे पत्रकार अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे, अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स लोगों तक पहुंचा रहे थे, उस वक्त मैं घर में रोटियां सेक रही थी। मुझे रोटियां सेकना बुरा नहीं लगता था, लेकिन मुझे चुप रहना बुरा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं हमेशा कुछ करती रहूं। मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस वक्त भी मैंने बाकी की लड़कियों की तरह, या फिर मेरे आसपास जो घर की लड़कियां, उन लोगों ने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, बट वो मेरा जोन नहीं था। मैंने सोचा मैं कोई क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करती हूँ और मैंने उस वक्त एक यूट्यूब चैनल खोला। मैंने सोचा मैं पत्रकारिता मैंने पढ़ा है, क्यों ना अगर मैं पत्रकारिता कर नहीं पा रही तो मैं लोगों को पढ़ाऊँ, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पा रही तो मेरे से सीखकर और लोग कर सकते हैं। मैंने एक चैनल खोला गॉसिप विद गरिमा, जहाँ पर मेरे साथ पत्रकारिता की जानकारी के लिए बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो चुके। वो लोग मुझसे खूब सारे सवाल करते, अपना खूब सारा प्यार देते। लेकिन अब ये प्यार सिर्फ अब सवाल जो थे वो प्यार वाले नहीं थे। अब यहाँ पर सवाल ये भी था कि मैम आप कब ज्वाइन करेगी, मैम आप कब टीवी पर आएंगी। और इन सारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान पापा ने बोला शादी कर लो। मैंने कहा मैं अभी नहीं करूँगी, मैं करूँगी, मैं बाद में करूँगी। तो शादी नहीं करोगी तो ठीक है, फिर नौकरी मत करो, घर पर बैठो। अब इसके साथ में एक और नई समस्या हम सब लड़कियों के सामने होती, कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हार जाते हैं। मैं भी हारी, मैं बहुत बार हारी, लेकिन मैंने अपने आप को हारने नहीं दिया। मैं बहुत बार टूटी, लेकिन मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया, क्योंकि मुझे याद है मेरी मम्मी ने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाकर मुझे आगे बढ़ाया था। मेरे पापा ने 10% ब्याज पर पैसा लेकर मेरे स्कूल की फीस भरी थी, मुझे उससे उनको वापस लौटाना था। और इसके साथ ही मैंने अपने YouTube चैनल पर और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं YouTube पर घर पर वीडियोस बनाती, एक सिंपल सी रिंग लाइट लेकर, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर का जो पत्रकार था वो बहुत तेज़ी के साथ में और ज़्यादा जिंदा होता जा रहा था। एक दिन ऐसे ही घर में किसी ने थोड़ा सा मोटिवेट किया और मेरे अंदर की आग भड़क गई, और मैंने फिर से एक बार अपना रिज्यूम एक चैनल में भेजा, और फिर वही हुआ। महज 4 से 5 दिनों के अंदर मेरे लिए कॉल लेटर आ गया। अब सवाल था कि पापा को फिर से मनाना है, क्योंकि शादी भी करनी है। अब शादी तो करनी नहीं थी, पहले नौकरी करनी थी। तो पापा नहीं माने तो मेरा मानना है कि हम सबको कोशिश करती रहनी चाहिए। मैंने कुछ और जुगाड़ लगाया, हम इंडियंस हैं, मैंने बड़े पापा को मना लिया। अब जब बड़े पापा मान गए तो पापा भला कैसे नहीं मानेंगे। खैर, इस तरह से एक बार फिर से मैं कैमरे पर आ गई। आज फिर से मैं उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ से लोग मुझे देखते हैं, लोगों को मैं कई कहानियाँ सुनाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग ये कहानियाँ सुनकर आगे बढ़ें। क्योंकि होता क्या है, हम सब ये सोचकर हार जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे आज भी याद है, मुझे इतना एहसास करवाया गया था कि मेरे 59.6%, महज पॉइंट कुछ परसेंट नंबर कम हो गए मार्कशीट में, तो मैं शायद अब जीवन में कुछ ना कर पाऊँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं कोशिश करती रही और मैंने ये सोचा कि मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा और अपने परिवार वालों के सपनों को पूरा करना था। मुझे मिसाल बनना था अपने घर की बाकी लड़कियों के लिए जो घर में चुप बैठ जाती हैं, लोगों की बातें सुनते रहती हैं। मुझे इस लायक बनना था कि मेरे भाई जो कभी कभी मुझ पर सवाल उठा देते थे, वो व्हाट्सएप स्टेटस पर मेरी फोटो के साथ में लिखें कि माई सिस्टर, आई एम प्राउड ऑफ यू। पता है, हम जब भी भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, जब भी ये कहते हैं कि 2030 तक भारत एक सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है, हम बहुत मेहनती हैं और पता नहीं क्या क्या, पर क्या हम सच में ये सोचते हैं कि क्या सच में भारत उस राह पर है? क्या सच में भारत की युवा इस टाइम पे ये सोच रही है, इतने बड़े सपने ले रही है कि 2030 तक भारत को सुपर पावर बनाने में वो कंट्रीब्यूट कर सके? दोस्तों, आपको पता है 90% से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो 12,000 से भी कम की सैलरी अर्न कर रहे हैं। कभी कभी सोच के नामुमकिन सा लगता होगा, है ना? और शायद इसी बात का हमारे आसपास के भाई बंधु मजाक भी बनाते होंगे। पर एक बहुत अच्छी कहावत है, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि फॉर एवरी स्टोन थ्रोन एट यू, इट्स योर ड्यूटी टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ माइलस्टोन। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसके लोग, और उन लोगों को महान बनाती हैं 2 चीज़ें। पहली, वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश अपने देश को आगे ले जाने का, और दूसरी, ज्ञान, स्किल्स और नॉलेज की ताकत। हम सभी जोश टॉक्स के परिवार के मेंबर्स हैं और रेगुलरली अपने ही जैसे रोल मॉडल्स
भारत के असली हीरो हीरोइंस की कहानियां जोश टॉक्स की यूट्यूब चैनल पे सुन के खुद को जोश से भर रहे हैं। पर अब सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा। अब हम सबको मिलके वो पहला कदम लेना होगा। वो पहला कदम लेना होगा भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, जिसके लिए हमें सही नॉलेज और स्किल्स देने के लिए आया है जोश स्किल्स ऐप। हमारे जोश कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा ही बनाए गए जोश स्किल्स ऐप पर अपने सालों की कहानियां, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के थ्रू हमें वो स्किल्स सिखाए हैं जिससे हम 2030 तक मिलके भारत को महान देश बना सकते हैं। आज ही पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक पे जाएं, जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड करें और ले वो पहला कदम खुद को और देश को आगे बढ़ाने के लिए। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।